स्टूडेंट्स, आप लोग को मैं पढ़ा रहे थे सेकेंडरी बैटरी या सेकेंडरी सेल्स। सेकेंडरी सेल में जो है अब आज पढ़ाने जा रहा हूँ लेड स्टोरेज बैटरी। तो देखते हैं लेड स्टोरेज बैटरी। लेड स्टोरेज बैटरीज। लेड स्टोरेज बैटरी में क्या होता है? बच्चों, ये एक जो है इलेक्ट्रोड्स होता है जिसको आप एनोड कहते हैं, और एक इलेक्ट्रोड होता है जिसको आप कैथोड कहते हैं। इसमें एनोड और कैथोड जो बना होता है, और इसमें जो है एनोड जो होता है वो बना होता है लेड का, जो कैथोड होता है वो बना होता है PbO2 का। यानी ये एनोड होता है और ये कैथोड होता है, और इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स पड़े होते हैं, यानी वाटर पड़ा होता है और साथ में H2SO4 पड़ा होता है। ये इसमें जो होता है वाटर होता है और H2SO4 होता है। इसे कह सकते हैं इक्वस H2SO4, क्योंकि इसमें 38% जो होता है H2SO4 होता है, बाकी सब जो है पानी होता है, वाटर होता है। इसमें जो होता है एक एनोड और एक कैथोड, तो यानी एनोड पे रिएक्शंस होगी और कैथोड पे रिएक्शंस होंगे। इसको जो है ये ऐसी बैटरी होती है जिसे रिचार्ज कर सकते हैं, यानी रिचार्जेबल होती है, कह सकते हैं इसको रिचार्जेबल होती है। इसको आप रिचार्ज कर सकते हैं, यानी बैटरी डिस्चार्ज हो जाए तो इसको फिर रिचार्ज कर लीजिए, फिर इसको आप डिस्चार्ज करके फिर रिचार्ज कर लीजिए। और इसको कॉमनली यूज कहाँ की जाती है? तो कह सकते हैं commonly used in automobiles and इन्वर्टर्स में, यानी ऑटोमोबाइल इन्वर्टर में यूज की जाती है। यानी कोई भी है, आप गाना बजाइए, भोपों बजाइए, गाड़ी चलाइए, ठीक है, आप घर में जो है जो इन्वर्टर लगी होती है उसमें यूज कर सकते हैं। तो इसमें दो रिएक्शंस होंगे। एक बार रिएक्शंस जो होगी बैटरी को डिस्चार्ज कर रहे हैं यानी यूज कर रहे हैं, तो आप कहेंगे कि बैटरी को हम डिस्चार्ज कर रहे हैं, तो कंडीशंस क्या होगा? कंडीशन नंबर फर्स्ट। कंडीशन फर्स्ट का मतलब जब हम इस बैटरी को यूज कर रहे हैं, यानी कह सकते हैं बैटरी क्या हो रही है? बैटरी डिस्चार्ज हो रही है। अगर बैटरी डिस्चार्ज हो रही है यानी गाना बजा रहे हैं या भोपो बजा रहे हैं, या कह सकते हैं इसको यूज कर रहे हैं, यानी बैटरी को यूज कर रहे हैं, तो इसमें दो रिएक्शंस होते हैं। एक रिएक्शंस होगा एनोड पे और दूसरा रिएक्शंस होता है कैथोड पे। तो देखते हैं एनोड पे क्या होगा। जैसे एनोड वाला है, तो जो एनोड पे होगी तो आपका लेड किसका बना है? लेड आपका बना है Pb का, तो ये Pb लेड का हो जाएगा। इसमें H2SO4 पड़ा हुआ है, तो जब H2SO4 पड़ा होगा तो इसमें H पॉजिटिव और सल्फेट नेगेटिव इसके आयन होंगे। तो इसमें सल्फेट जो होगा आयन के फॉर्म में, तो लेड जो है सल्फेट के साथ रिएक्शन करेगी तो ये बना लेगी PbSO4, और PbSO4 जो है एक तरह का सॉलिड होता है और 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे देंगे। और जब कैथोड वाली रिएक्शंस होगी, यानी कैथोड पे जो रिएक्शंस होगी उसको ले सकते हैं, तो ये नोड की है, कैथोड पे रिएक्शंस होगी। और बच्चों अगर कैथोड पे जो रिएक्शंस होगा वो कैथोड किसकी बनी है? आपकी बनी है PbO2 की, और साथ में इसमें सल्फेट आयंस भी होंगे, और साथ में आपके इस पे क्या है? हाइड्रोजन आयन है। तो आप उसी हिसाब से हाइड्रोजन को यूज करिए जितनी ज़रूरत हो। तो अगर हम यहाँ पे जैसे 4 हाइड्रोजन यूज कर लेते हैं, क्योंकि 2 सल्फेट है, तो 2 सल्फेट, एक सल्फेट में H2 होता है तो 2 सल्फेट में 4 होगा, और इसकी जब रिएक्शन कराएंगे तो इससे बनेगा लेड सल्फेट सॉलिड के फॉर्म में, और साथ में जो है ये सल्फेट चला गया, हाइड्रोजन होगा तो क्या बन जाएगा? इससे बन जाएगा वाटर, H2O बन जाएगा। और इसकी इलेक्ट्रॉन भी आप ले सकते हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ले लेंगे तो ये H2O बन जाएगा लिक्विड के फॉर्म में। अब आपका हाइड्रोजन 4 है तो 2 बैलेंस कर लेंगे। अगर ये रिएक्शंस हो गई आपकी, जब बैटरी आप डिस्चार्ज कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, तो इस पर एनोडिक और कैथोडिक रिएक्शंस हो जाती है, ये रिएक्शंस हो जाएंगे।
इलेक्ट्रॉन को बैलेंस कर सकते हैं। तो इसमें रिएक्शंस क्या होंगे, कंप्लीट यानी ओवरऑल रिएक्शंस क्या होगा, ओवरऑल रिएक्शंस। तो ओवरऑल रिएक्शंस में क्या मिलेगा आपको, ये लेड है तो ये आपका Pb रहेगा, ये भी सॉलिड के फॉर्म में होता है, PbO2 ये भी सॉलिड के फॉर्म में होगा। और इससे H2SO4 जो है कितना हो जाएगा, 2, क्योंकि 4H है तो 2 H2SO4 हो जाएंगे, 2 सल्फेट हैं, ये रहा। और साथ में आपका PbSO4 बनेगा, ये भी सॉलिड के फॉर्म में होता है, कितना होगा, 2, और इसमें 2H2O बन जाएगा लिक्विड के फॉर्म में। ये आपकी रिएक्शंस कंप्लीट हो जाएगी। कब हो जाएगी, तो आपको यहाँ H2SO4 क्या दिख रहा है, आपको साफ साफ दिख रहा है। अगर रिएक्शन से देखा जाए तो आप कहेंगे H2SO4 यहाँ पे खर्च हो रही, कंज्यूम हो रही है। तो जब बैटरी डिस्चार्ज करते हैं तो ये आपका H2SO4 क्या हो रही है, कंज्यूम हो रही है, खर्च होती है। तो ध्यान रखिएगा, ये बैटरी जब हम डिस्चार्ज कर रहे हैं तब H2SO4 खर्च हो रही है। जब हम बैटरी को चार्ज करेंगे, यानी आपने क्या किया, बैटरी को चार्ज किए हुए हैं, उसे गाना बजा रहे हैं, उसमें कार में लगाएं, कार यूज कर रहे हैं, तब आपकी जो है ये H2SO4 इसमें खर्च हो रही थी। इसी रिएक्शंस को पलट जाएगी कंडीशन नंबर 2 में। कब, जब आप बैटरी को क्या कर दीजिए, बैटरी को अभी आप डिस्चार्ज कर रहे हैं तो रिचार्ज कर लीजिए। तो कंडीशन नंबर 2 में आप कह सकते हैं, कंडीशन नंबर 2 में कि आप क्या करने जा रहे हैं, बैटरी को अब रिचार्ज करने जा रहे हैं। तो आप कह सकते हैं कि बैटरी आपकी रिचार्ज हो रही है, ठीक है, यानी बैटरी चार्जिंग में लगी है। तो अगर बैटरी बच्चों चार्जिंग में लगी हुई तब क्या रिएक्शंस होंगे, तो ये एनोडिक और कैथोडिक रिएक्शंस चेंज हो जाएगी, बदल जाएगी। जैसे अगर आपका एनोड वाला है रिएक्शंस, एनोड वाला रिएक्शन जो होगा, तो ये एनोड वाली रिएक्शंस पलट के लिखना होगा, कैथोड वाली रिएक्शंस को पलट के एनोड पे लिख दीजिए। तो रिवर्स करके तो क्या होगा आपका, यह है PbSO4 सॉलिड में होगी और 2H2O लिक्विड में है, लिक्विड में होगी। जब इसे करेंगे तो रिएक्शंस पलट के लिखेंगे तो क्या बनेगा आपका, यह बनेगा PbO2 साथ में सल्फेट आयंस और साथ में आपका बन जाएगा 4H और यहाँ पे आपका 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा। जब आप रिएक्शंस दिखाएंगे कैथोड पे, कैथोड का रिएक्शंस होगी, तो कैथोड वाली रिएक्शंस पे आपको रिवर्स करके एनोड वाली रिएक्शंस लिख दीजिए, यानी रिवर्स करना होगा। तो रिवर्स करके लिखेंगे तो क्या होगा आपका, PbSO4 सॉलिड के फॉर्म में है, 2 इलेक्ट्रॉन है, और जब इससे बनेगा तो आपका बनेगा Pb और सल्फेट बनेगा, ये रहा। अगर यहाँ पे ओवरऑल रिएक्शंस लिखते हैं तो सेम चीज़ें हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका PbSO4, तो आपका ये PbSO4 हो जाएगा, सॉलिड के फॉर्म में 2 होंगे और साथ में 2H2O लिक्विड के फॉर्म में होगा, और इनसे बनेगा आपका Pb, साथ में बनेगा PbO2 और साथ में बनेगा 2H2SO4, ये 2H2SO4 बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, जब बैटरी को आप जब आप रिचार्ज करते हैं तो H2SO4 रिफॉर्म होती है, यानी आपका H2SO4 बनता है। तो H2SO4 यहाँ पे दोबारा बन जाती है, तो क्या कहेंगे, ये रिफॉर्म होती है, दोबारा बन जाती है, यानी दोबारा से फिर H2SO4 बन जाती है। तो आप क्या कहेंगे बच्चों कि जब आप घर में आप बैटरा खरीद के लाते हो तो वो बता दी जाती है कि इसमें आपको तेजाब नहीं डालना है, यानी इसमें H2SO4 नहीं डालना है, सिर्फ 6-6 महीने में, साल भर में पानी डाला करिए। ऐसा क्यों होगा, जब बैटरी को आपको यूज करेंगे तो देखो H2SO4 बनेगा लिक्विड के फॉर्म में, सॉरी ये H2O बनेगा लिक्विड फॉर्म में, और कुछ पानी जो है वेपर बन के निकलती रहेगी, तो पानी की लेवल कम हो जाएगी। लेकिन H2SO4 खर्च भी होती है और दोबारा बन भी जाती है। तो ऐसे में आपको H2SO4 जो है आपको उसमें नहीं डालना होगा, यानी बैटरी में आपका तेजाब नहीं पड़ता है। तो ये रिएक्शंस रहे आपका जो है लेड स्टोरेज बैटरी, और ये रिचार्जेबल होती है, इसे आप जो है सेकेंडरी बैटरी भी कहते हैं और इसको यूज कर सकते हैं। ये रिएक्शंस रहा इसका। तो बच्चों एक जो है दूसरी बैटरी है या सेल कह सकते हैं, निकल कैडमियम सेल या बैटरी, ये भी सेकेंडरी सेल होती है। ये भी कैसी होती है, सेकेंडरी होती है, और ये भी रिचार्जेबल होती है, लेकिन ये कॉस्टली होती है, लेकिन इसकी लॉन्ग लाइफ अच्छी होती है। तो कह सकते हैं इट हैज़ लॉन्गर लाइफ देन
लेड स्टोरेज बैटरी बट मोर एक्सपेंसिव बट मोर एक्सपेंसिव ऑन मैन्युफैक्चर्स। जब इसको बनाते हैं तो इस पर खर्च बहुत आती है, तो इसलिए कॉस्टली हो जाती है। तो जब कॉस्टली हो जाती है तो इसको जो है ज़्यादा यूज नहीं करते हैं, ज़्यादा लेड स्टोरेज बैटरी यूज करते हैं। अगर इसमें देखा जाए तो एनसीईआरटी में डायग्राम बना है, ठीक है, जैसे आपको बताया था लेखलांकी सेल वैसे ही डायग्राम है और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो इसमें होता क्या है कि कैडमियम होती है, ठीक है, सॉलिड के फॉर्म में होती है, ओवरऑल रिएक्शंस बता रहा हूँ, और निकल हाइड्रोक्साइड जो होती है यानी ये 3 वैलेंसी वाली होती है, ये भी सॉलिड के फॉर्म में होती है। जब इसे चेंज करते हैं तो निकल हाइड्रोक्साइड बन जाती है, इससे एक ऑक्सीजन यहाँ आ जाएगा, तो ये कैडमियम ऑक्साइड सॉलिड के फॉर्म में हो जाती है और निकल हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी 2 में चेंज हो जाती है, ठीक है। और साथ में जो है आपका इसमें बनता है H2, लिक्विड्स बन जाते हैं। चेक कर लो, कैडमियम ने एक ऑक्सीजन लिया, क्योंकि देखो आपके पास क्या है, निकल है और OH आपके पास 3 है, तो इस एक तो आपके पास यहाँ आ गया, तो आप ये बचा आपका H और आपके बने हुए। तो अब आपको निकल जो है 2 OH को तो ले लिया, तो अब आपको बैलेंस करना होगा, क्योंकि हमारे पास वाटर बना है और वाटर बना है, एनसीईआरटी में देखोगे डायग्राम बना हुआ है, तो इसको आप देख लीजिए बैलेंस है कि नहीं। तो मेरे पास कितने H हैं, 2, ऑक्सीजन कितने हैं, 2 और 1 3, तो यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है, ठीक है, 3 1 ऑक्सीजन ये है, 4 ऑक्सीजन है हमारे पास। अभी ऑक्सीजन कितना है, मेरे पास 3 ऑक्सीजन है, तो इसको मैं 4 ऑक्सीजन करने के लिए क्या करें, अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो जो है बैलेंस कर सकते हैं। तो इसको बैलेंस करना है तो आप इसको क्या करो, 2 से मल्टीप्लाई कर लो और 2 से यहाँ पे कर लो और चेक करो बैलेंस हुआ कि नहीं, क्योंकि निकल आपके पास 2 है तो 2 निकल हो जाएगा। आपके पास OH कितने हैं, यानी 2 से करेंगे तो 4, 2 है ही है और 2 4 OH यहाँ से आ जाएगा और 1 OH ये है और 1 H यहाँ से 1 OH आएगा, यानी टोटल आपके पास 6 हैं। तो 3 2 6 नहीं सही है, ये बैलेंस है। आप 2 यहाँ से कर दीजिए और 2 यहाँ से कर दीजिए, बैलेंस हो जाएगा। जब ऐसा करते हैं तो इसका EMF डेवलप होगा, जैसे ई सेल का, तो नियर अबाउट इसकी 1.4 होती है और लेड स्टोरेज बैटरी में एक प्लेट से 2 वोल्ट होती है, डेवलप होती है, यहाँ पे 1.5 होती है। तो जहाँ लेड स्टोरेज का बैटरी बताया था उसमें 2 होती है, तो जैसे कोई कहता है हम 12 वोल्ट की बैटरी लिए हैं, तो 12 वोल्ट बैटरी मतलब क्या, 6 प्लेट लगी होगी। लेड स्टोरेज की बात करते हैं, इसमें 1.4 वोल्ट पैदा होती है। तो ये जनरल रिएक्शन मैंने बता दिया है, ये भी ओवरऑल रिएक्शंस हैं और बहुत ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो मैंने रिएक्शंस लिख दिया। तो इसमें क्या होगा, कैडमियम से कैडमियम +2 जा रहा है, यानी इसका ऑक्सीडेशन हुआ, एनोड की तरह काम कर रही है और निकल कैथोड की तरह काम करेगी। लिक्विड की वैलेंसी यहाँ 3 है तो यहाँ +2 जा रही है, यानी रिडक्शंस हो रहा है, यहाँ 0 से ये, तो ये ऑक्सीडेशन हो रहा है और ये रिडक्शंस हो रहा है, इससे ये पैदा हो जाती है। अब बच्चों आती है एक दूसरी सेल जिसका नाम है फ्यूल सेल्स, तो उस पर आते हैं। तो अब जो है फ्यूल सेल, फ्यूल सेल का मतलब होता है, फ्यूल का मतलब होता है एक तरह ईंधन। तो एक तरह ऐसे जो है ईंधन की तरह सेल इस्तेमाल करते हैं, तो काफ़ी कॉमन है ये। इसमें जो है होता क्या है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है सप्लाई करते हैं और उससे पानी बनता है, उससे EMF भी डेवलप होता है। अंतरिक्ष में सबसे पहले अपोलो ने यूज किया था। लेकिन फ्यूल सेल में सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक और है कि अगर वो फ्यूल सेल लेते हैं जिसमें हम कंबस्सन करते हैं, यानी जलाते हैं, जला के हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, मतलब केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में चेंज करते हैं, तो उससे जो होती है थर्मल प्लांट जैसे कहते हैं, तो उसमें क्या होता है, पोल्यूशंस पैदा बहुत ज़्यादा होती है। तो और देखते हैं, कहेंगे प्रोडक्शंस ऑफ, लिख लीजिए, प्रोडक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाई किससे, थर्मल प्लांट से। तो कहेंगे बाई थर्मल प्लांट्स। अगर थर्मल प्लांट से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे तो बहुत अच्छी नहीं है, कहेंगे इज नॉट ए वेरी एफिशिएंट, कहेंगे बहुत अच्छी एफिशिएंसी नहीं होती है।
एंड कह सकते हैं एंड इज ए मेजर सोर्स ऑफ पोल्यूशंस, यानी इससे जो है बहुत ज़्यादा पोल्यूशंस भी होती है। थर्मल प्लांट का मतलब क्या है, जैसे फॉसिल फ्यूल होते हैं, जैसे कोयला है, आपका जो है ऑयल है, ठीक है, गैस है जैसे मीथेन है, प्रोपेन है, ठीक है, इसको जला के, कोयला जला के, ठीक है, या पेट्रोल डीजल जला के, इससे जो होता है इलेक्ट्रिकल मतलब केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में चेंज की जाती है। जैसे होता क्या है, कहीं कहीं बहुत शहरों में, जैसे आपकी सऊदी ले लीजिए तो वहाँ पे पेट्रोल डीजल बहुत है, तो पेट्रोल डीजल से वहाँ इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। हमारे इंडिया में जो है कोयला की इस्तेमाल बहुत ज़्यादा की जाती है, कोयला जला के इलेक्ट्रिसिटी होती क्या होती है, इनको कम्बस्सन कराई जाती है, कम्बस्सन करा के रिएक्शंस होती है, फिर इससे हाई प्रेशर मतलब इससे जो है वाटर प्रोड्यूस होती है, वाटर से फिर हाई प्रेशर स्टीम पैदा करके टरबाइन को जो है चलाई जाती है। जब टरबाइन चलती है तो उससे इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। जैसे एक फिल्म आई थी स्वदेश, उस पर पानी गिरा के टरबाइन को चलाते थे। तो ऐसे ही टरबाइन को अगर आपको चलाना होगा तो उसके लिए आपको इन सब की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन आप बताइए, अगर कोयला जलाते हैं, जो है आप जो है डीजल जलाते हो, पेट्रोल जलाते हो, इससे इलेक्ट्रिसिटी बनाते हो, तो पोल्यूशन तो होगी। तो इसीलिए मैंने बताया कि प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय थर्मल प्लांट्स इज ए नॉट ए वेरी एफिशिएंट एंड इज ए मेजर सोर्स ऑफ पोल्यूशन, यानी पोल्यूशन का बहुत ज़्यादा सोर्स होता है। तो होता क्या है, तो बच्चों ये फ्यूल सेल एक बार मैं आपको लिख दिया हूँ, इसको जो है आपको समझा देता हूँ। मैंने बताया कि अगर आप प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय थर्मल प्लांट्स इज़ ए नॉट ए वेरी एफिशिएंट एंड इज ए मेजर सोर्स ऑफ पोल्यूशंस, अगर आप जो है इस थर्मल प्लांट से आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं तो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होती। कैसे, जैसे केमिकल एनर्जी, तो आप उससे जलाओगे, यानी तो उस जलाने क्या बोलते हैं, जब केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस होगी तो क्या जलाना पड़ेगा, हीट ऑफ कम्बस्शन। अब फॉसिल फ्यूल कौन कौन हो सकते हैं, कोल हो सकता है, कोयला हो सकती है, गैस है, मीथेन है, प्रोपेन है, ये सब है। ऑयल का मतलब आपका डीजल है, पेट्रोल है। इज़ ए फर्स्ट यूज़ फॉर कन्वर्टिंग वाटर, इससे क्या करेंगे, यूज़ करने से कन्वर्ट करेंगे, किसमें, कन्वर्टिंग वाटर इनटू ये हाई प्रेशर्स, उससे क्या डेवलप होगा, हाई प्रेशर। दिस इज देन यूज टू रन ए टर्बाइंस, टर्बाइन को रन करेगी टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी ऐसे ही प्रोड्यूस होती है, यानी उससे जलाएंगे, केमिकल एनर्जी होगी, कम्बस्शंस करेंगे, उस कम्बस्शंस को यानी फॉसिल फ्यूल में कोयले को, गैस को, ऑयल को जलाने से उससे जो होगी आपका वाटर कन्वर्ट करेंगे और वाटर से फिर हाई प्रेशर स्टीम डेवलप करेंगे, जिससे टरबाइन को चलने लगे तो उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। जैसे गैल्वेनिक सेल होती है वैसे सेम कहानी है। तो कहा गैल्वेनिक सेल दैट आर डिज़ाइंस, ये क्वेश्चन आ चुका है, AIPMT का लाइन आया था AIPMT में, जब कब हुआ था, 2015 में, ये पूछा था सेम सवाल। गैल्वेनिक सेल दैट आर डिज़ाइन टू कन्वर्ट द एनर्जी ऑफ कंबस्शन ऑफ फ्यूल, लाइक क्या क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन को, मीथेन को, गैस को या मेथेनॉल को डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इनको जलाने से क्या पैदा कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इसे क्या बोलते हैं, कॉल्ड फ्यूल सेल, तो इसी को फ्यूल सेल कहा जाता है। तो ये पॉइंट था कि फ्यूल सेल से क्या होती है और कैसे फ्यूल सेल होता है। स्वदेश एक मूवी आई थी, उसमें देख सकते हो, उसमें डायरेक्ट पानी को गिराते हैं, इसमें क्या होगा, इनको जलाने से एनर्जी पैदा होगी, उस एनर्जी से वाटर में कन्वर्ट करेंगे, फिर हाई प्रेशर से टरबाइन को चलाएंगे तो उससे इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है, ये तरीका होती है। और कहा कि अगर हम हाइड्रोजन को जला रहे हैं, मीथेन को जला रहे हैं, मेथनॉल को जला रहे हैं, तो इससे भी आप इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर सकते हैं, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है जनरेट हो सकती है केमिकल से इलेक्ट्रिकल को, तो इसे बोलेंगे फ्यूल सेल्स। अब हमारे फ्यूल सेल में सबसे पहले सबसे अच्छा फ्यूल सेल जिसे बोलते हैं H2O2। अगर बच्चों इससे कन्फ्यूजन हो तो एक बार आपको फिर बोल देता हूँ। इससे होगा क्या, जब इस केमिकल एनर्जी यानी इन लोग को जलाएंगे, जलाने के बाद होगा क्या कि जो वाटर होगा उस वाटर को क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा उसको हाई प्रेशर स्टीम पैदा करेंगे। वहाँ वाटर होगी, वाटर से को इसी के जलाने से वाटर को स्टीम पैदा होगी और वो स्टीम से जाके टरबाइन को घुमाएगी और टरबाइन से जब घूमेगी तो उससे आपका इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। यही इसका तरीका होता है।
अब जो है इस पे जो है सबसे अच्छा फ्यूल सेल था, उसका नाम था H2O2 फ्यूल सेल्स। ये सबसे पहले अपोलो ने जो है अंतरिक्ष में जो लोग जाते हैं एस्ट्रोनॉट्स के लिए, उनके लिए यूज किया था। और ये काफ़ी एफिशिएंट है क्योंकि इसमें जो है पोल्यूशंस कम होती है। जैसे ये रहा इसका तरीका, H2O2 सेल कहते हैं, H2O2 सेल ये रहा, ये भी फ्यूल सेल ही है। इसमें होता क्या है, इसमें एक तरफ से आपका जो है चैम्बर होती है, तो ये चैम्बर आपका हो गया। इस चैम्बर में जो है इसमें जो है ये एनोड होती है और एक इसको बनाते हैं कैथोड्स। कैथोड पॉजिटिव होती है, एनोड यहाँ पे नेगेटिव होती है। एक तरफ से आपका हाइड्रोजन सप्लाई करते हैं और एक तरफ से आपका ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं, ठीक है। और ये जो होती है आपकी एनोड कैथोड चैम्बर होते हैं। अब इस चैम्बर में जो है इसमें जो वाटर बनेगा उसको कंडेंस कर लेते हैं, उसको अलग कर लेते हैं। इसमें जो होती है ये जो आपका इक्वस जो होती है, इसको जो है इसमें पानी भरी होती है तो उसे कहेंगे इक्वस इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है। और इस इक्वस इलेक्ट्रोलाइट में सोडियम हाइड्रोक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है, तो इसका मतलब कंसनट्रेटेड जो होती है सोडियम हाइड्रोक्साइड होती है। और साथ में जो है ये जो आपका कैथोड और एनोड होती है, इस कैथोड एनोड में कुछ चीज़ें होती हैं जिससे रेट ऑफ रिएक्शंस बढ़ाने के लिए। इसमें क्या होता है, इसमें आपकी मिली होती है कैटालिस्ट की तरह होती है, पीटी और पीडी होती है। पीटी और पीटी फाइन पार्टिकल्स होते हैं, फाइन डिवाइड पार्टिकल्स होते हैं, डिवाइडेड छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, डिवाइड होते हैं। और ये क्या काम करती है, रेट ऑफ रिएक्शंस, जब ये एक तरह कैटालिस्ट की तरह काम करती है, कैटालिस्ट की तरह काम करेगी तो इसके रिएक्शंस को तेज कर देगी। तो जब कैटालिस्ट कराएगी तो रेट ऑफ रिएक्शंस क्या करेगी, इंक्रीज कर देती है। यही इसकी होती है सिस्टम होता है। और इसमें जो होते हैं छोटे छोटे कार्बन के बने होते हैं, इसमें पोर होते हैं। पोर क्यों होंगे, क्योंकि इसमें पोर इसलिए होते हैं, पोरस होती है, इसे पोरस होती है। कैथोड एनोड कैसी होगी, पोरस। अगर पोरस नहीं रहेगी तो इसको जब पास करेंगे तो हाइड्रोजन इसके अंदर जाएगी, ऑक्सीजन इसके अंदर जाएगी, तो इससे बबल्स निकलते हैं। तो ये छोटे छोटे पोरस होते हैं, यानी कैथोड एनोड जो होते हैं पोरस, इससे सुराख होती है, यानी पोरस होती है। तो इसमें जाएंगे, तो जब इसके अंदर जाएंगे दोनों तरफ से तो यहाँ पे बबल्स पैदा होगी, बबल होंगे, उसके बाद ये H2O2 मिलके जो है पानी बन जाएगी। और ये पानी को जो है यूज कर लेते हैं, अंतरिक्ष में जो जाते हैं लेके, उनको यूज होती है पीने के लिए। रिएक्शंस होती है, इसमें दो रिएक्शन होते हैं, एक कैथोडिक होती है और एक एनोडिक होती है। क्या होगी कैथोड और एनोड पे, जब कैथोड में आप क्या पास कर रहे हैं, यानी आप ऑक्सीजन, कैथोडिक चैम्बर्स में ऑक्सीजन पास कर रहे हैं तो आप ऑक्सीजन पास करेंगे। तो जब ऑक्सीजन आएगी तो कहाँ आएगी, इसके अंदर जाएगी, इक्वस में, क्योंकि ये इक्वस से पानी भरा है और सोडियम हाइड्रोक्साइड भी है, तो इसमें पानी होता है, लिक्विड के फॉर्म में होती है। अगर यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलकर कंबाइन कर लेते हैं तो इनसे रिएक्शंस होती है, क्या ये टूट जाती है। इससे ऑक्सीजन एक साथ जुड़ेगी तो क्या बनाएंगी, OH। तो अगर OH बनती है और 4 OH बन जाए, जैसे अगर आप 2 से मल्टीप्लाई किए हैं तो देखो एक H2O है और एक H2O है, तो इसमें अगर आप तोड़ेंगे तो क्या बनेंगे, OH 1 OH 2, एक हाइड्रोजन बचा और एक हाइड्रोजन बचा। तो जब दोनों ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ जाएंगे तो ये तो कितने बन जाएंगे, 1 2 3 4, तो 4 OH बन जाता है। तो जब 4 OH बनेगा तो इसके लिए आपको 4 इलेक्ट्रॉन इसको दे दीजिए, बैलेंस हो जाएगा। फिर क्या होती है,
जब ये ऑक्सीजन होती है और ये गैस के हाइड्रोजन वाला होता है, ये तो ऑक्सीजन का करा दिया, ये गैस के फॉर्म में होती है। अगर ये ऑक्सीजन गैस के फॉर्म में है, कैथोड पे रिएक्शन होती है, तो एनोड वाली भी होगी, और जो एनोड पे रिएक्शंस होगी वो हाइड्रोजन वाला होगा, ये भी गैस के फॉर्म में है। अगर हमें बैलेंस करना है तो हम इसको जो है 4 OH को इसके साथ ले लें। अब ये तो इक्वस हो जाएगी, और इक्वस होगी तो इसके साथ रिएक्शन होगी, तो रिएक्शन होगा तो क्या बन जाए, अगर हाइड्रोजन और जो है OH और H है, तो इसके साथ अगर हम वाटर बना देते हैं तो कितना वाटर बन जाए, जैसे 4 OH है तो 4 O को कन्वर्ट करना है, तो अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो मेरा 4 O हो जाएगा, और 4 दूनी 8, 8 हाइड्रोजन हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 4, ये 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2 दूनी 4, 8 पूरा हो जाएगा, यानी ये लिक्विड बन जाएगी। और साथ में इसको 4 इलेक्ट्रॉन दे दो, ये रिएक्शंस हो जाती है। और इसको अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल रिएक्शंस देखेंगे, यानी इस पे पूरा रिएक्शंस क्या, ओवरऑल रिएक्शंस। तो इससे क्या पता चलेगा कि हमारा अगर 4 OH 4 OH इससे काट दीजिए, 4 हाइड्रोजन इससे काट दीजिए, और 2 वाटर इससे काट दीजिए, तो 2 बचेगा। तो क्या होगा आपके पास 2H2 गैस के फॉर्म में प्लस O2 गैस के फॉर्म में, तो आपका 2H2O बन जाएगा लिक्विड के फॉर्म में, ये 2 बचेगा, ये लिक्विड हो गया। तो यानी ये इस रिएक्शन से EMF भी डेवलप हो जाएगी, जिससे हमें ज़रूरत पड़ जाएगी, लाइट की इस्तेमाल हो जाएगी, यानी इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो गई। और साथ में ये पानी जो है इसको ठंडा करके ये अंतरिक्ष को जो जाते हैं यहाँ से उनको पिला सकते हैं। तो आप ये लाइन लिख सकते हैं कि द वाटर वेपर कंडेंस, क्या ऐसे कह सकते हैं, द वाटर वेपर प्रोड्यूस, द वाटर, यही इसकी बात कर रहे हैं, द वाटर वेपर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द रिएक्शंस, ड्यूरिंग द रिएक्शंस करो वेयर कंडेंस, इसको एक कंडेंस कर लीजिए, कंडेंस एंड एडेड जोड़ दीजिए, किसके लिए, टू द ड्रिंकिंग या ड्रिंक वाटर, किसके लिए, सप्लाई फॉर एस्ट्रोनॉट्स, NAUTS, ANTRONAUTS, एस्ट्रोनॉट्स के लिए जो है इस्तेमाल करा देते हैं पीने के लिए, ठीक है, ASTRONAUTS, यानी जो अंतरिक्ष में जाते हैं उनको जो है इसी वेपर को कंडेंस करके इनको सप्लाई दे दीजिए पीने के लिए। तो मैंने लिख दिया द वाटर वेपर प्रोड्यूस ड्यूरिंग द रिएक्शंस वियर कंडेंस एंड एडेड टू द ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई फॉर एस्ट्रोनॉट्स, यानी जो अंतरिक्ष में होते हैं उनको आप ये सप्लाई कर सकते हैं। अब ये देखा जाता है कि अगर H2O2 सेल्स है और आपका थर्मल प्लांट है तो इसकी एफिशिएंसी करीब 70% एफिशिएंसी होती है, ठीक है। तो कह सकते हैं इसकी एफिशिएंसी 70% होती है इन कंपेरिजन टू थर्मल प्लांट्स। जो थर्मल जला के बनाते हैं उनकी एफिशिएंसी 40% होती है। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, ये जो है पॉइंट आपको याद रखना है। और सबसे पहले इस H2O2 सेल को अंतरिक्ष में यूज करने के लिए अपोलो ने किया था। अपोलो स्पेस प्रोग्राम कह सकते हैं, अपोलो स्पेस प्रोग्राम्स, फर्स्ट यूज जो है अपोलो ने किया था स्पेस प्रोग्राम के लिए, यानी अंतरिक्ष के लिए, ठीक है। स्पेलिंग देख लो इसका, अपोलो स्पेस प्रोग्राम्स। तो अपोलो ने सबसे पहले जो है इसको यूज किया था। तो ये रिएक्शंस आपको H2 + O2 H2O बन जाती है, इससे EMF डेवलप होता है और जो पानी बनती है इसको अंतरिक्ष में यूज की रहती है। इसकी एफिशिएंसी जो होती है 70% होती है इन कंपेरिजन टू थर्मल प्लांट से। थर्मल प्लांट की एफिशिएंसी 40% होती है, यानी बेटर है, ये अच्छा है क्योंकि इसमें पोल्यूशंस नहीं होगी, तो थर्मल प्लांट से बेटर है ये। तो बच्चों इसको नोट कर लो।
तो एक चीज़ यहाँ लिख सकते हैं कि फ्यूल सेल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी whose efficiency 70%। ठीक है, कंपेरिजन विथ, कंपेयर कर सकते हैं, कंपेरिजन विथ थर्मल प्लांट, और थर्मल प्लांट की जो एफिशिएंसी होती है इसकी एफिशिएंसी 40% होती है। तो यानी ये अच्छा है, इसकी एफिशिएंसी 70% होती है और इसकी एफिशिएंसी जो है 40% होती है। तो बच्चों अब स्टार्ट करने जा रहा हूँ कोरोजन्स। कोरोजन का मतलब जंग लग जाना। तो देखो जंग तो सबको लग जाता है, स्टूडेंट को भी लग जाता है, लोहे को लग जाता है, ठीक है, कापर को लग जाता है, सिल्वर को लग जाता है। जैसे घर में पायल रखा है तो कुछ दिन के बाद देखो पायल जैसे लगता है कुछ ब्लैकिश हो गई है, ठीक है, हल्की ग्रीन टाइप की हो गई, कापर में लग जाता है। अगर फूल के बर्तन है उसको माजिए नहीं तो वो भी ख़राब होने लगता है। लोहा छत पे रखा है, खिड़कियां हैं, अगर उस पर पॉलिश नहीं करते हो तो वो भी ख़राब होने लगती हैं। तो कहानी कैसे होती है, आप ही हैं। जैसे बहुत सारे हीरो हीरोइन हैं, बहुत एज वाले होते हैं, अगर वो अपने आप को ना मेंटेन करते हैं यानी पॉलिश नहीं करते हैं तो उनको भी जंग लग जाती है। तो आयरन में जंग कैसे लगता है ये बताते हैं, और फिर कैसे इसको बचाव करेंगे। ये रहा तो कहानी कैसे स्टार्ट होती है। आपने लोहा लिया, छत पे पड़ी हुई है, जब छत पे पड़ी रहेगी तो उस पर जो है ह्यूमिड है, मॉइस्चर्स है, नमी है, उसके लोहे के सरफेस पे आएंगे, कांटेक्ट होंगे, और जब कांटेक्ट होंगे तो उसमें रिएक्शंस स्टार्ट हो जाती है, यानी केमिकल चेंजिंग होती है। कैसे चेंजिंग होती है इसका मतलब है, मैंने बताया कि इन रेनी सीजन यानी बरसात का मौसम है तब भी आपके जो है साइकिल के रिम होते हैं या छत पे लोहा पड़ा है वो ख़राब होती है। कह रहा एंड इन ह्यूमिड यानी एटमॉस्फेयर में बहुत ह्यूमिड है, बहुत नमी है। कह रहा एट एटमॉस्फेयर आयरन सरफेस हैज़ ए लेयर ऑफ वाटर। तो उसके ऊपर क्या होगी, आयरन के सरफेस पे क्या आ जाएगी, पानी। तो उस सरफेस के ऊपर लेयर ऑफ वाटर आ जाता है। जैसे लोहा है, अगर ये कहीं पड़ा रहेगा तो यहाँ पे वाटर आ जाते हैं इसके ऊपर। तो कह रहा है दिस वाटर लेयर डिजॉल्व एसिडिक ऑक्साइड। तो जब उस सरफेस लोहे के ऊपर जो है, ये लोहा आपका मान लो पड़ा हुआ है एटमॉस्फेयर में, ज़मीन छत पे पड़ी हुई है, तो इस पर क्या आएगा, वाटर है। अगर बारिश होगी तो उसमें टच में रहेगा, या ह्यूमिड आएगी टच होगी। तो इस लोहे पे पानी के साथ साथ क्या होगा, वहाँ पे कहीं भी जो है आपके एसिडिक ऑक्साइड होते हैं। जैसे एसिडिक ऑक्साइड कौन कौन होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक होते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, SO2 हो गया, ये सब एसिडिक ऑक्साइड कहलाते हैं, एसिडिक ऑक्साइड। अब इसके ऊपर पानी है तो वहाँ पे कहाँ जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। मान लो ह्यूमन है, कोयला कोई जलाया, लकड़ी जलाया, घर पे खाना बनता है तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, तो लोहे पे जाके लगेगी, और वहाँ पे नमी भी है, पहले से वहाँ पे नमी है। तो ये करेगी क्या, ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है जब नमी या वाटर के टच में आएगी तो ये चेंज हो जाएगी किसमें, H2CO3 के अंदर। और जब H2CO3 तो ये कार्बोनिक एसिड कहलाती है, इसका नाम होता है कार्बोनिक एसिड। और ये कार्बोनिक एसिड एक वीक एसिड होती है। तो ये कार्बोनिक एसिड फिर टूट सकती है, किस में टूटेगी, ये टूट जाएगी आपका H पॉजिटिव और CO नेगेटिव में टूट सकती है, ऐसे टूट जाती है। तो ये लाइन लिखा है कि जब वाटर के सरफेस में कार्बन डाइऑक्साइड SO2 एटमॉस्फेयर भरे पड़े होते हैं तो लेयर पे हो तो एसिडिक ऑक्साइड कह रहा है डिजॉल्व एसिडिक ऑक्साइड दी ईयर लाइक। कह रहा है ईयर लाइक क्या, CO2 और SO2 ईयर में पड़े होते हैं, इसके सरफेस पे आएंगे और इस सरफेस पे जो है पानी के साथ डिजॉल्व होंगे। तो अब इस सरफेस पे क्या आ जाएगा, इस सरफेस बन गया कार्बोनिक एसिड्स, और ये कार्बन टूटेगी तो लिखा है टू फॉर्म एसिड विच डिसोसिएट्स, तो वो टूट जाएगी। टूटने से क्या मिलेगी, H-आयन। तो मैंने रिएक्शन दिखाया कि यहाँ पे लोहे के सरफेस पे पानी है और वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगी। बहुत जरिया है, लकड़ी जला दिया, घर पे खाना बन रहा है, हम सांस ले रहे हैं और बहुत सारे इंसान सांस ले रहे हैं, कुत्ता बिल्ली भी सांस ले रहे हैं, तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड ये बन जाएगी। यहाँ मिल गया हमको H-आयन। यही H-आयन मेन कहानी है। जब H-आयन मिल जाता है तो ये H-आयन कहानी स्टार्ट करती। कैसे होगा, इन दी परजेंस ऑफ H-आयन, यानी इसके सरफेस के ऊपर H-आयन आ गया। आयरन स्टार्ट लॉस, ये देखो
आयरन क्या करेगी, जो लोहा है आपका Fe स्टार्ट लॉसिंग इलेक्ट्रॉन्स, वहाँ से इलेक्ट्रॉन लॉस करने लगेगा। जब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, लॉस करेगा, निकालेगा, ठीक है, आप यहाँ पे लूजिंग भी कैसे, लूज करना, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से लूज करेगा, इलेक्ट्रॉन निकालेगा, लूज करेगा, तो वहाँ किस फॉर्म में आयरन इलेक्ट्रॉन निकाल दे। तो जब आयरन इलेक्ट्रॉन निकालेगा तब वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी। जैसे अब यहाँ पे पानी था, ये सब की रिएक्शन स्टार्ट हो गई, अब आपको यहाँ रिएक्शन स्टार्ट होगी। तो क्या होगा, आयरन आपका लोहा था, लोहे के ऊपर पानी था, पानी पर कार्बन डाइऑक्साइड आ गया, सल्फर डाइऑक्साइड आ गया, और वो जो है एसिड बनाया, एसिड टूट से एच आयन आया। अब उस एच आयन के प्रेजेंस की वजह से जो है ये आयरन अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन, तो Fe+2 इक्वस में बन गया, ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। ये कहानी कहाँ पे होती है, एनोड पे होती है। तो ये एनोड वाली रिएक्शंस हो गई। तो ये बच्चों एनोड पे रिएक्शन हो गई। तो ऐसे कंडीशंस में यहाँ पे जो है, अब ये ऊपर लिखा हुआ रिएक्शन, तो इसको मैं मिटा देता हूँ। इस कंडीशंस में होता क्या है कि EMF डेवलप हो जाती है, ये ई नॉट्स। और आयरन का ई नॉट आप जानते हैं रिडक्शंस के फॉर्म में, Fe+2 से Fe रिडक्शंस की स्टैंडर्ड वैल्यू होती है कितना, -4.4, ये मानी 0.44 वोल्ट हो जाता है। इसकी रिडक्शन से स्टार्ट हो जाएगी, स्टैंडर्ड रिडक्शंस, ये रिडक्शन पोटेंशियल होती है। वह तो ऑक्सीडेशन से, लेकिन ये EMF इसकी दी हुई है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आयरन की ये होती है। अब क्या होगा, वो जो इलेक्ट्रॉन था वो इलेक्ट्रॉन चलना स्टार्ट करेगा। जब इलेक्ट्रॉन चलना स्टार्ट करेगा, एक लोहे से दूसरे पार्ट में गया तो वहाँ स्पॉट पैदा होगी, फिर वहाँ होगी, ऐसे पूरे लोहे में वो इलेक्ट्रॉन चलना स्टार्ट कर देगा। तो चलेगा तो क्या होता है, मैं नीचे लिख देता हूँ इसको। अब होगा क्या बच्चों, मैंने नीचे लिख दिया कि एनोड पे हुआ, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला, अब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा कहाँ पे, लोहे के सरफेस पे। तो कह रहा नाउ द रिलीज इलेक्ट्रॉन मूव थ्रू द मेटल सरफेस एंड रीच एन अदर स्पॉट। क्योंकि जब मूव करता रहेगा उस लोहे पे, तो जहाँ जहाँ स्पॉट बनेंगे, जहाँ जहाँ ये जो है रिडक्शंस होगी, इसके टच में जब ये एसिड बनेगा और ये एच आयन के प्रेजेंस में जब ये रिडक्शंस हो, मतलब जो है स्पॉट बनेंगे, तो वहाँ वहाँ ये पहुँचेगा। फिर होगा क्या, कह रहा है कि अनदर स्पॉट वेयर एच आयन्स एंड डिजॉल्व ऑक्सीजन। क्या रहा, ये एच आयन तो है ही है वहाँ पे, क्योंकि जब इसी प्रेजेंस में हुआ है, तो उस एच आयन को और पानी में क्या मिला होता है, ऑक्सीजन। तो इस एच आयन और डिजॉल्व ऑक्सीजन को पकड़ेगा। तो कह रहा है वेयर एच आयन एंड डिजॉल्व ऑक्सीजन टेक अप, यानी क्या करेगा, ऑक्सीजन क्या करेगा उसको, ये हटा दो, डिजॉल्व ऑक्सीजन टेक अप दीज इलेक्ट्रॉन्स, यानी उस इलेक्ट्रॉन को पकड़ लेंगे एंड रिडक्शंस टेक्स प्लेस। तो अब क्या कहानी स्टार्ट हो जाएगी, रिडक्शन होने लगेगी। यानी इलेक्ट्रॉन वहाँ से चला, दूसरे स्पॉट पे पहुँचा, और वहाँ पे जो आपके इसके वजह से जो हुआ है, क्योंकि सरफेस पे ये भी है, इसको पकड़ेगा, और लोहे के सरफेस पे पानी है, तो पानी में ऑक्सीजन है, उसको पकड़ेगा, और उन दोनों को रिड्यूस करके रिडक्शन स्टार्ट हो जाएगी। तो इसको मिटा देते हैं। अब दूसरा रिएक्शन स्टार्ट होगी, जिसको बोलते हैं रिडक्शंस होना स्टार्ट होगी। तो रिडक्शंस कैसे होगी, ये रहा। अब होगा क्या कि ये ऑक्सीजन तो उसमें डिजॉल्व है पानी के अंदर, और वही सरफेस पे क्या है आपका हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन को क्या करना है, इलेक्ट्रॉन पकड़ेगी। तो अपने हिसाब से करिए, क्योंकि 2 ऑक्सीजन है तो 4 हाइड्रोजन चाहिए, तो 4 हम ले लेगी, और साथ में अब 4 इलेक्ट्रॉन को भी लेना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन कर लीजिए, और इससे जो हो जाएगा क्या बन जाएगा, क्योंकि वाटर बन जाएगा, तो H2O बन जाएगी लिक्विड के फॉर्म में। कितने बन जाएंगे, 2। अब आप देख लीजिए इसका रिडक्शन स्टार्ट होगी, यानी H पॉजिटिव से चला गया उसमें, और जो है O जो था वो जो है आपका 0 है, चला गया निगेटिव में, यानी ऑक्सीजन का रिडक्शन से स्टार्ट हो गई। ठीक है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन का रिडक्शन हो गया। जब ऐसा होता है तो इससे भी EMF डेवलप होता है। तो आप कहेंगे E0 H पॉजिटिव, साथ में O2, इससे बन जाएगा H2O। अगर ये होता है तो इससे EMF डेवलप होगी, और उसकी वैल्यू होती है 1.23 वोल्ट्स, यानी इसका EMF जो वैल्यू होती है ये होती है। अब आपको रिएक्शंस को ओवरऑल रिएक्शंस करना है, यानी इसको के साथ लेना है। तो ये रिएक्शंस कहाँ हुई, कैथोड पे, ये कैथोडिक रिएक्शंस हो गया, ये एनोडिक रिएक्शंस हो गया। अब कैथोड एनोड होंगे तो उससे EMF डेवलप होगी। तो इस रिएक्शंस को उठा के मैं यहाँ ले लेता हूँ, और इस रिएक्शंस को उठाने के बाद इसको हम बैलेंस कर लेता हूँ। तो ये एनोड वाला है, ये कैथोड वाला है, तो एनोड को मैं नीचे ले लेता हूँ।
तो एनोड में क्या था, Fe सॉलिड था, इससे आपका चेंज हो गया Fe+2, ठीक है, इक्वस में, और साथ में आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन है। इससे भी ईएमएफ डेवलप हुई है, जिसका ईएमएफ वैल्यू होती है रिडक्शन में Fe+2 से Fe में, इसकी वैल्यू है 0.44, ये रहा उल्ट। अब इसको ओवरऑल रिएक्शंस लिखना है, यानी पूरा रिएक्शन, तो आप कहेंगे ओवरऑल रिएक्शंस। अगर ओवरऑल रिएक्शंस होगी तो बैलेंस करना होगा, क्यों? क्योंकि वहाँ 4 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो पूरे, तो इससे करेंगे ये 4 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये यानी ये कट जाएगा। तो क्या क्या मिलेगा आपको, ये आयरन है, तो कहेंगे Fe सॉलिड के फॉर्म में होगा, कितना हो जाएगा 2। तो आप इस रिएक्शंस में देखेंगे तो Fe जो है सॉलिड में होगा, 2 से मल्टीप्लाई है 2 हो जाएगी, साथ में इसमें क्या होगा O2 होगा, और क्या होगा 4H आयन होगा इक्वस में, और इससे चेंज होगा तो आपका बनेगा Fe+2 इक्वस में, लेकिन 2 से मल्टीप्लाई होगा, और साथ में 2H2O जो है लिक्विड बन जाएगा, ये पैदा हो जाएगी। अगर कंप्लीट सेल होती है तो इससे ईएमएफ निकाला जाता है, और ईएमएफ अगर पूरे सेल में ईएमएफ डेवलप होगी तो ई सेल निकालेंगे। तो आपने बताया था कि निकालने का तरीका SRP ऑफ कैथोड माइनस SRP ऑफ एनोड, दोनों SRP के फॉर्म में लेना होगा, यानी रिडक्शंस के फॉर्म में। तो इससे ऐसा होता है तो उससे भी ईएमएफ डेवलप होती है। देखते हैं SRP ऑफ एनोड कैथोड, तो कैथोड आपकी ये है, इसका देखो रिडक्शंस के फॉर्म में है, तो ये ले लीजिए SRP है, सही बात है। कितना दिया है इसका SRP, +1.23 माइनस रिडक्शन देना, रिडक्शन पोटेंशियल देखो Fe+2 से ये भी रिडक्शंस है, और O2 से वो में माइनस में रिडक्शंस है, तो साइन के साथ ये ले लीजिए -0.44 वोल्ट। तो इससे आएगी आपकी 1.23 + 0.44, तो ये हो जाएगा 4 3 7 4 2 6, यानी 1.6 वोल्ट। इतना आपका जो है आपकी ई सेल पैदा हो जाएगी, यानी जब ये रिएक्शंस होती है लोहे पे तो उससे भी ईएमएफ डेवलप होता है। उसकी वैल्यू होती है 1.67 वैल्यू होती है, ध्यान रखिएगा बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्या हुआ, ये रिएक्शन तो हो गई, लेकिन ये अब क्या होगा, Fe+2 फर्दर एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से ऑक्सीडाइज होता है, और ये फर्दर ऑक्सीडाइज को फेरिक में चेंज होता है, और फेरिक में के चेंज होने से वो ऑक्साइड बन जाएगी, जिसे बोलते हैं फेरिक ऑक्साइड Fe2O3, और साथ में मॉइस्चर अपने पास ले लेता है, तो Fe2O3XH2O यही बनता है कोरोजन, यही कहते हैं रेस्टिंग। तो इतना आप नोट कर लीजिए, और ये रिएक्शन मैंने ऊपर लिख दिया है। अब आपको इसका फर्दर ये Fe2 से Fe3 में जाएगा, और वो Fe3 ऑक्साइड के फॉर्म में ले लेगा, और साथ में XH2O। तो बता देता हूँ, क्योंकि अभी ये Fe3 में चेंज होगा, फिर ये चेंज होने के बाद ऑक्साइड हो जाएगा Fe2O3 और साथ में XH2O। तो कोरोजन का फार्मूला ये होता है। तो कैसे होता है, ये रहा। वो ये जो आपका ऊपर रिएक्शंस है, ये रिएक्शन जो लिखा हुआ है, इसी के नीचे लैंग्वेज लिखा है। क्या लिखा है, कह रहा है इन दिस वे, जो तरीका बताया, आइन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनी है जिससे 1.67 वोल्ट इससे करंट पैदा होगी। कह रहा है इस सेटअप ऑन दी सरफेस, यानी कि मेटल के सरफेस, दिस फेरस आयन इज फर्दर ऑक्सीडाइज बाय एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। तो होगा क्या कि जो है ये फेरस आपका जो है Fe+2 है इक्वस में, ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में किस में चेंज हो जाएगा, Fe+3 में ये चेंज हो गया। कह रहा है कि विच कंबाइन विथ वाटर मॉलिक्यूल्स। अब क्या होगा, ये आपके साथ पानी है, ये जो है इससे कंबाइन कर लेगा, तो आपका जो वाटर है तो इससे कंबाइन करेगा, तो आपका H2O है। तो H2 अगर हम 2 ले लेते हैं तो होगा क्या, एक ऑक्सीजन, जब आप H2O लिखते हो तो इसमें होगा क्या कि ऑक्सीजन जो है आप 2H2O ले हो, तो अगर हम इसको OH के फॉर्म में करें, अगर OH और OH ले लेते हैं ऐसे करके, अगर हम इसको मान लो 4 OH बना दें, तो होगा क्या कि यहाँ से जो है वाटर के मॉलिक्यूल्स को, अब पहले तो ये होगा, अब ये ऑक्सीजन से ऑक्सीडाइज हुआ है, और इस ऑक्सीजन को ऑक्सीडाइज जब फेरिक में हो जाए, विच कंबाइन विथ वाटर मॉलिक्यूल्स, और वाटर के मॉलिक्यूल के साथ जब कंबाइन होगा तो ये इसी पानी, जो वाटर ये था, इसी पानी से जब कंबाइन होगा तो ये चेंज हो जाता है किसमें, इसी के ऑक्साइड में, ऑक्सीजन को ऑक्साइड में चेंज किया और साथ में वाटर लगा लिया, तो बन जाएगा XH2O, और यही कहलाती है रस्ट। तो रस्ट बनने का तरीका जो होती है,
फेरस को फेरिक में चेंज करेंगे, फिर उसके बाद में फेरिक में कब होगी, ऑक्सीजन के एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ, ये फेरिक में चेंज होगा और इसी फेरिक को ऑक्साइड के फॉर्म में ले लेगा, तो यानी फेरिक ऑक्साइड बन जाएगी और जो पानी पड़ा होता है साथ में वो अपने साथ ले लेगा। कितना पानी लेगा ये क्लियर नहीं होता, इसलिए लिखा होता है XH2। ये कितना नंबर होता है ये फिक्स नहीं है, इसी को बोलते हैं रस्टिंग। तो ये आपको आयरन के ऊपर रस्ट लग गया तो इसे बोलते हैं ये जंग लग गया। अब इस जंग को बचाना होगा तो इसको बोलते हैं कि इस पर आपको जो है इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना होगा, इस पे पॉलिश करना होगा। इससे किस चीज़ से बचाना होगा तो आपको अगले लेक्चर में पढ़ाएंगे इलेक्ट्रोप्लेटिंग कैसे होती है, कैसे जंग से बचेंगे, क्या क्या तरीका होता है।